आज की इस गहन चर्चा में यानी हमारी इस डीप डाइव में हम 1873 में छपी एक ऐसी किताब के बारे में बात करने वाले हैं जिसने उस दौर के पूरे सामाजिक ढांचे को एकदम झकझोर कर रख दिया था। बिल्कुल। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये किताब लिखी तो महाराष्ट्र में गई थी, लेकिन इसका जो समर्पण था वो बहुत ही अलग था। हाँ, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के उन लोगों को समर्पित थी जो उस वक्त नीग्रो दास प्रथा के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे। सही कहा। और इस क्रांतिकारी किताब का नाम था गुलामगिरी, जिसे महात्मा ज्योतिराव फूले ने लिखा था। उनका जो तर्क था ना, वो बहुत ही तीखा और एकदम स्पष्ट था। मतलब उन्होंने कहा कि अमेरिका में जिन दासों को लोहे की बेड़ियों में बांधा गया था, बिल्कुल वैसी ही दास्ता का शिकार भारत के शूद्र और अति शूद्र भी सदियों से रहे हैं। हाँ, बस फर्क ये था, और ये बहुत बड़ा फर्क है, कि यहाँ जो बेड़ियां थीं वो लोहे की नहीं थीं। तो वो कैसी थी? वो मानसिक और धार्मिक थीं। और यही वो बात है जो इस पूरी किताब को इतना ज्यादा मारक बना देती है। बिल्कुल। मतलब जब बेड़ियां लोहे की होती है तो इंसान को दिखती है ना। हाँ, उसे हर पल एहसास होता है कि वो गुलाम है। वो मौका मिलने पर बगावत भी कर सकता है। सही बात है। लेकिन फूले जिस मानसिक दास्ता की बात कर रहे थे, उसका चरित्र एकदम अलग है। जब जब बेड़ियां इंसान के दिमाग पर डाल दी जाएं, उसकी आस्थाओं में घोल दी जाएं, तो वो अदृश्य हो जाती हैं। एकदम सही। फिर तो गुलाम अपनी गुलामी को ही अपना धर्म मान लेता है, अपनी नियति मान लेता है। तो हमारी आज की इस गहन चर्चा का मिशन भी इसी अदृश्य ढांचे को डिकोड करना है। हम गुलामगिरी के जो मूल स्रोत हैं उनका विश्लेषण करेंगे। ये बहुत जरूरी है। लेकिन इस चर्चा की गहराइयों में जाने से पहले एक बात एकदम स्पष्ट कर देना बहुत जरूरी है। हाँ, बताइए। देखिए, इस स्रोत सामग्री में इतिहास, धर्म और समाज से जुड़े कुछ बेहद संवेदनशील राजनीतिक और सामाजिक विषय हैं। तो हमारा उद्देश्य यहाँ किसी का पक्ष लेना बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल, इस बात को रेखांकित करना बहुत आवश्यक है। हम यहाँ सिर्फ एक निष्पक्ष विश्लेषक की भूमिका में हैं। हाँ, मतलब स्रोत में लेखक ने जो विचार रखे हैं, जो ऐतिहासिक दावे किए हैं, हम बस उन्हें पूरी ईमानदारी से सामने रख रहे हैं ताकि श्रोता ये समझ सकें कि उस समय विमर्श कैसा था। एकदम सही। तो चलिए इस विमर्श की जड़ों की तरफ चलते हैं। सबसे पहला सवाल यही उठता है ना कि ये सब शुरू कैसे हुआ? हाँ, ये नियंत्रण का ढांचा खड़ा कैसे हुआ? तो स्रोत के अनुसार फूले इतिहास और पौराणिक कथाओं को देखने का एक बहुत ही एकदम ही रैडिकल नजरिया पेश करते हैं। मैंने पढ़ा है कि वो मानते थे कि जिन्हें आर्य या ब्राह्मण कहा गया वो मूल रूप से ईरान से आए थे। बिल्कुल। और उनका दावा है कि उन्होंने भारत के मूल निवासियों को युद्ध में हराया था। और यहीं पर उनकी व्याख्या सबसे ज्यादा क्रांतिकारी हो जाती है। वो कैसे? देखिए, वो हिंदू धर्म के जो दशावतार है ना, भगवान विष्णु के अवतार, हाँ, वो उन्हें ईश्वर के चमत्कारी रूप में नहीं देखते। वो इन अवतारों को विदेशी आक्रमणकारियों के अलग अलग चरणों के रूप में पढ़ते हैं। अरे वाह, मतलब एकदम ही अलग नजरिया। हाँ, आप उनके तर्कों की बारीकी देखिए। जब वो मत्स्य यानी मछली के अवतार की बात करते हैं, तो वो किसी जादुई मछली के इंसान बनने की बात को जैविक रूप से असंभव मानते हैं। तो फिर उनका ऐतिहासिक नजरिया क्या कहता है इस बारे में? उनका मानना है कि मत्स्य दरअसल उन शुरुआती आक्रमणकारियों का या उनके सेनापति का नाम या उपाधि रही होगी जो समुद्र के रास्ते आए थे। अच्छा, तो वो मछली जैसी नाव में आए होंगे। बिल्कुल, लंबी, संकरी और बहुत तेज गति से चलने वाली नावें। तो इसी कड़ी में फिर जो कच्छप यानी कछुए का अवतार है वो क्या था? वो दूसरा चरण था, जो भारी भरकम, चौड़ी और कछुए की तरह धीमी गति से चलने वाली नावों में सवार होकर आए। अरे बाप रे, ये तो ऐसा लगता है जैसे फुले प्राचीन नौसेना के अलग अलग जहाजों का वर्णन कर रहे हो। एकदम, कुछ तेज मारक नावें और कुछ भारी मालवाहक जहाज। और फिर इसके बाद वराह और नरसिंह अवतार आते हैं, राइट? हाँ, वराह यानी जंगली सुअर के अवतार को वो उस सेनापति से जोड़ते हैं जिसने बहुत क्रूर और हिंसक तरीके से हमले किए। लेकिन सबसे दिलचस्प विश्लेषण नरसिंह अवतार का है। आधा शेर और आधा इंसान। तो नरसिंह ने जो हिरण्यकश्यप को मारा था, उसे फुले कैसी देखते हैं? वो इसे कोई दैवीय चमत्कार या बुराई पर अच्छाई की जीत बिल्कुल नहीं मानते। तो क्या मानते हैं? वो इसे पूरी तरह से एक सुनियोजित राजनैतिक हत्या, मतलब एक कोवर्ट असैसिनेशन मानते हैं। कोवर्ट असैसिनेशन? मतलब हिरण्यकश्यप कोई राक्षस नहीं था? उनके अनुसार बिल्कुल नहीं। हिरण्यकश्यप अपनी जमीन और अपने लोगों की रक्षा करने वाला एक वीर मूल निवासी राजा था। उसकी सुरक्षा इतनी मजबूत थी कि उसे सीधे युद्ध में हराना नामुमकिन था।
अच्छा, तो इसीलिए नरसिंह नाम के सेनापति ने छल का सहारा लिया। हाँ, भेष बदलना, गोधूली बेला यानी दिन और रात के बीच का समय चुनना। हाँ, ना दिन में ना रात में। बिल्कुल। और महल के दहलीज पर हमला करना, हथियारों की जगह नाखूनों का इस्तेमाल करना। फुले इस पूरी घटना को एक कपटी हत्या के रूप में डिकोड करते हैं। ये नजरिया तो एकदम ऐसा है जैसे हम कोई कॉमिक बुक पढ़ रहे हो, लेकिन उसे जीतने वालों ने लिखा है। सही कहा आपने। मतलब जो लोग अपनी जमीन बचा रहे थे, इतिहास लिखने वालों ने उन्हें राक्षस या दैत्य घोषित कर दिया। हाँ। और जो बाहर से आके हमला कर रहे थे उन्हें भगवान बना दिया गया। हाँ, यही तो बात है। तो मैं ये सोच रहा था, क्या फुले ये तर्क दे रहे हैं कि ये तमाम पौराणिक कथाएं वास्तव में प्राचीन युद्धों को सही ठहराने वाला राजनीतिक प्रोपेगेंडा थी? बिल्कुल। किसी भी युद्ध को जीतने के बाद विजेता सिर्फ जमीन पर कब्जा नहीं करता, वो इतिहास पर भी कब्जा करता है, वो नैरेटिव को कंट्रोल करता है। फुले का मुख्य तर्क यही है कि दैवीय अधिकार की थ्योरी जानबूझकर गढ़ी गई थी। सोचिए, अगर विजेता खुद को सिर्फ इंसान बताएगा तो कल को पराजित वर्ग वापस ताकत जुटाकर हमला कर देगा ना। हाँ, बगावत तो होगी। लेकिन अगर उनके दिमाग में ये डाल दिया जाए कि शासन करने वाला इंसान नहीं, साक्षात ईश्वर का अवतार है, तो फिर तो बगावत का विचार ही पाप बन जाएगा। एकदम सही। इस तरह तलवार से जीती गई जमीन को धर्म और मिथकों के जरिए हमेशा के लिए सुरक्षित कर लिया गया। बहुत ही गहरी बात है। तो इन शुरुआती युद्धों के बाद नियंत्रण को पूरी तरह से स्थापित कैसे किया गया? क्योंकि बाद में तो समाज स्थिर हुआ होगा। हाँ, और स्रोत में इसका सबसे बड़ा उदाहरण राजा बलि और वामन की कथा में मिलता है। राजा बलि। फुले बलि राजा के शासन को किस तरह से चित्रित करते हैं? फुले उन्हें एक बहुत ही महान, न्यायप्रिय और समतावादी मूल निवासी राजा के रूप में पेश करते हैं। उनका साम्राज्य बहुत विशाल और सुखी था। मतलब एक तरह से वो मूल निवासियों का स्वर्ण युग था। बिल्कुल। लेकिन फिर आर्यों के नेता वामन का प्रवेश होता है, और फुले के अनुसार वामन ने कोई जादुई कदम नहीं उठाया, बल्कि उसने छल का सहारा लिया। वही, दान मांगने के बहाने से। हाँ, कूटनीति और धोखे से बलि राजा का साम्राज्य हड़प लिया और उन्हें पाताल यानी समाज के सबसे निचले हाशिए पर धकेल दिया। ये एक राजनीतिक तख्तापलट था, जिसे सदियों बाद एक धार्मिक कथा का जामा पहना दिया गया। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक शंका उठती है। हाँ, पूछिए। हम इतिहास की बात कर रहे हैं, क्या फुले के पास इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण है? देखिए, फुले इसका प्रमाण ग्रामीण भारत की लोक स्मृति यानी कल्चरल मेमोरी से देते हैं। वो कहते हैं कि महाराष्ट्र के गांवों में दशहरे या दिवाली के आसपास आज भी औरतें एक दुआ मांगती हैं। कौन सी दुआ? वो कहती हैं, इड़ा पीड़ा टळो आणि बलीचे राज्य एवो। इसका क्या मतलब हुआ? इसका अर्थ है सारी मुसीबतें टल जाएं और बलि का राज्य वापस आए। अरे वाह! लेकिन क्या हम त्योहारों और लोक कथाओं में गाए जाने वाले किसी एक गीत की पंक्ति को ठोस ऐतिहासिक प्रमाण मान सकते हैं? इतिहास तो लिखित दस्तावेजों से साबित होता है ना। ये बहुत ही जटिल और जरूरी सवाल है। लेकिन सोचिए, जब कोई वर्ग युद्ध हार जाता है और सत्ता विजेताओं के हाथ में चली जाती है, तो पराजित वर्ग का इतिहास तो दस्तावेजों से मिटा दिया जाता है। हाँ, उन्हें तो पढ़ने लिखने का अधिकार भी नहीं होता था। तो फिर उनकी असली कहानियां कहाँ जाएंगी? वो लोकगीतों में, महिलाओं के रस्मों रिवाजों में और खेती के त्योहारों में छिपकर पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती हैं। मतलब जब समाज के पास कलम नहीं होती तो उनकी लोक स्मृति ही उनका सच्चा ऐतिहासिक दस्तावेज बन जाती है। बिल्कुल। आधिकारिक इतिहास भले ही वामन की जीत का जश्न मनाता हो, लेकिन ग्रामीण महिलाओं के गीतों में आज भी बलि राजा के न्यायपूर्ण शासन की वापसी की उम्मीद जिंदा है। ये दृष्टिकोण तो वाकई सोचने का दायरा बढ़ा देता है। चलिए अब इस चर्चा को समय के पन्नों पर थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। चलिए। प्राचीन काल में तो चलिए तलवार और मिथकों ने काम किया, लेकिन 19वीं सदी आते आते, खासकर ब्रिटिश राज के दौरान, ये नियंत्रण कैसे काम कर रहा था? फुले की किताब का ये हिस्सा उनके अपने समय के यथार्थ से जुड़ा है। वो बताते हैं कि ब्रिटिश शासन आने से शारीरिक अत्याचार या खुलेआम मारकाट तो काफी हद तक रुक गई थी। हाँ, मतलब एक कानूनी राज आ गया था। बिल्कुल। लेकिन जो प्रशासनिक और मानसिक दास्ता थी, वो जस की तस बनी रही, बल्कि मैं तो कहूंगी और ज्यादा मजबूत हो गई। ऐसा क्यों हुआ? अंग्रेज तो बाहर से आए थे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि प्रशासन की जो निचली और मंजौली कड़ियां थीं, जैसे गांव के राजस्व क्लर्क से लेकर शहरों के कोर्ट कचहरी तक,
वहां पूरी तरह से उसी एक विशेष वर्ग का कब्जा था जिसने सदियों से शिक्षा पर एकाधिकार रखा था। अच्छा। स्रोत में इसके कुछ उदाहरण भी हैं क्या? हाँ, बहुत ही तीखे उदाहरण हैं। गांव में भट्ट कुलकर्णी होते थे जो जमीन और राजस्व का हिसाब रखते थे, और शहरों में मामलेदार होते थे। तो ये लोग काम कैसे करते थे? फुले बताते हैं कि जब कोई अनपढ़ किसान किसी कुलकर्णी के पास अपनी जमीन का हिसाब या कर्ज का कागज लेकर जाता था, तो किसान को तो सिर्फ काला अक्षर दिखता था। हाँ, वो तो अनपढ़ था। तो कुलकर्णी उस कागज पर कुछ और ही लिख देता था, कर्ज की रकम में शून्य बढ़ा देता था या जमीन गिरवी रखने की कड़ी शर्तें जोड़ देता था, और किसान उस पर अंगूठा लगा देता था। बाप रे! और जब किसान को पता चलता होगा कि उसके साथ धोखा हुआ है, तब वो न्याय मांगने शहर के कोर्ट कचहरी जाता था। लेकिन वहां जो अधिकारी बैठा होता था, यानी मामलेदार, वो भी उसी कुलकर्णी के समुदाय का व्यक्ति होता था। ओहो, मतलब दोनों एक ही भाषा और एक ही कानूनी शब्दावली में बात करते थे। बिल्कुल, जिसे किसान बिल्कुल नहीं समझता था। मामलेदार उस किसान के केस को जानबूझकर कानूनी पेचीदगियों में ऐसा उलझा देता था कि किसान हार मानकर अपनी ही जमीन से बेदखल हो जाता था। इस पूरी व्यवस्था को देखकर ही शायद फूले ने वो बहुत ही शक्तिशाली मुहावरा गढ़ा था ना, कलम चलाने वाले कसाई। एकदम सही याद दिलाया आपने, पेन वील्डिंग बुचर्स। हाँ, उनका तर्क था कि पुराने समय में शासक जो काम तलवार से करते थे, 19वीं सदी के ये क्लर्क वही काम अपनी कलम से कर रहे थे। हाँ, बिना खून की एक बूंद बहाए वो अनपढ़ किसानों की जिंदगी काट रहे थे। कागजी कार्रवाई का ये अदृश्य जाल तलवार से भी ज्यादा खतरनाक था। हाँ, ये सुन के मुझे एक आधुनिक कसीनो की याद आ रही है। कसीनो? वो कैसे? देखिए, ये एक ऐसा कसीनो है जहाँ खेल भी उनका है, नियम भी उन्होंने ही बनाए हैं, डीलर भी उनका है और रेफरी भी वही है। अरे वाह, क्या सटीक एनोलॉजी दी है आपने। है ना? ऐसे में जो अनपढ़ किसान उस टेबल पे बैठता है, उसकी जीतने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। वो तो सिर्फ लुटने के लिए बिठाया गया है। बिल्कुल, जब पूरी व्यवस्था ही इस तरह से डिजाइन की गई हो कि वो एक ही वर्ग का पोषण करे, तो आम आदमी के पास कोई रास्ता बचता ही नहीं है। तो फिर इस चक्रव्यूह को तोड़ने का उपाय क्या था फुले के पास? जब धर्म से लेके कोर्ट कचहरी तक हर जगह ये दास्ता फैली हो, तो बाहर कैसे निकलें? फुले के पास इस जटिल बीमारी का एक ही लेकिन बेहद अचूक इलाज था, और वो था शिक्षा। शिक्षा। हाँ, उन्होंने समझ लिया था कि इस शोषण के ढांचे की बुनियाद यही है कि शूद्रों और अतिशूद्रों को शिक्षा से जानबूझकर दूर रखा गया है। हाँ, मनुस्मृति जैसे ग्रंथों का भी तो हवाला दिया है ना उन्होंने। बिल्कुल, उन ग्रंथों ने सदियों पहले सुनिश्चित किया कि निचला तबका अज्ञानी रहे, क्योंकि अज्ञान ही सबसे अच्छी बेड़ी है। अगर वो पढ़ना सीख गए तो कागजों को खुद पढ़ लेंगे, कसीनो के नियम समझ जाएंगे। एकदम सही। और स्रोत में इस बात का भी गहराई से जिक्र है कि फुले ने तत्कालीन ब्रिटिश सरकार की शिक्षा नीति की बहुत तीखी आलोचना की थी। आलोचना क्यों? ब्रिटिश तो आधुनिक शिक्षा ला रहे थे ना। ला रहे थे, लेकिन फुले का तर्क था कि सरकार जो भारी टैक्स वसूल रही है वो किसानों की जेब से आ रहा है। सही बात है। लेकिन वो पैसा खर्च कहाँ हो रहा था? शहरों में उच्च शिक्षा के संस्थान खोलने और उसी उच्च वर्ग को पढ़ाने में। अच्छा, मतलब ये वो सोच थी कि अगर ऊपरी तबके को शिक्षित कर देंगे तो ज्ञान धीरे धीरे छन छन कर नीचे आ जाएगा। हाँ, जिसे आज हम ट्रिकल डाउन अप्रोच कहते हैं। लेकिन फुले ने देखा कि ये ज्ञान नीचे रिसने के बजाय ऊपर ही एक विशेषाधिकार बनकर कैद हो गया था। मतलब किसानों के ही पैसे से उन्हीं का शोषण करने वाली व्यवस्था मजबूत हो रही थी। बिल्कुल, जो लोग सरकारी पैसे से पढ़ लिख रहे थे वो वापस लौटकर उन्हीं किसानों की जमीनें हड़पने वाले क्लर्क बन रहे थे। बाप रे! तो फुले की मांग क्या थी? उन्होंने जोरदार मांग की कि उच्च शिक्षा पर पैसा बहाने के बजाय शूद्रों और अतिशूद्रों के लिए गांव-गांव में प्राथमिक स्कूल खुलने चाहिए। और सबसे बड़ी बात उन्होंने मांग की कि उन स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षक भी उन्हीं के समुदाय से होने चाहिए। शिक्षकों वाले इस बिंदु के पीछे क्या तर्क था? मतलब शिक्षक तो कोई भी हो सकता है ना? उनका तर्क ये था कि अगर शिक्षक उच्च वर्ग से होंगे तो वो इन बच्चों को हीन भावना से देखेंगे, उनके साथ भेदभाव करेंगे। अच्छा, हाँ। एक उत्पीड़ित बच्चे को एक ऐसा शिक्षक चाहिए जो उसकी पीड़ा को समझता हो, जो उसे आत्मविश्वास दे सके। हाँ, यहाँ एक बात सोचने वाली है। हाँ, बताइए। ब्रिटिश शासन तो बाहर से आया था, उनका इन सदियों पुराने मिथकों या जाति व्यवस्था से कोई सीधा नाता तो था नहीं।
तो उन्होंने इस प्रशासनिक अधिकार को तोड़ा क्यों नहीं? इसका जवाब अंग्रेजों की अपनी सीमाओं और उनकी सुविधा की राजनीति में छिपा है। देखिए, जब अंग्रेज यहाँ आए तो उन्हें भारत की भाषाओं या सामाजिक ढांचे की कोई खास जानकारी नहीं थी। प्रशासन चलाने के लिए लोग तो चाहिए थे। बिल्कुल। इतने बड़े देश का शासन चलाने के लिए उन्हें ऐसे लोगों की फौज चाहिए थी जो कागजी कामकाज में निपुण हो। तो उन्होंने उसी एलीट वर्ग पर भरोसा किया जो पहले से प्रशासन संभाल रहा था। एकदम सही। अंग्रेजों को सिर्फ अपना राजस्व इकट्ठा करने से मतलब था, तो उन्होंने स्थानीय एलीट वर्ग के साथ एक अघोषित समझौता कर लिया। और इसका खामियाजा उस अनपढ़ किसान ने भुगता, जिसकी आवाज कभी गोरे अफसरों तक पहुंची ही नहीं। बिल्कुल। और शायद यही वजह है कि फूले सिर्फ सरकार की आलोचना करके नहीं रुके। हाँ। स्रोतों में उनके अपने व्यवहारिक प्रयासों का भी तो जिक्र है। हाँ। 1848 और 1851 में उन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फूले के साथ मिलकर लड़कियों और अतिशूद्रों के लिए खुद स्कूल खोले। मतलब उन्होंने वो किया जिसकी वो सरकार से मांग कर रहे थे। एकदम। उन्होंने शिक्षा को सिर्फ एक डिग्री नहीं बल्कि आत्मरक्षा के एक हथियार की तरह समाज के हाथों में सौंपा। वो सिर्फ एक कमरे में बैठकर सिद्धांत नहीं लिख रहे थे, वो जमीन पर उतरकर काम कर रहे थे। बहुत ही प्रेरणादायक है। तो आज के इस विस्तृत विश्लेषण को अगर हम समेटें तो हमने देखा कि कैसे ज्योतिराव फूले ने गुलामगिरी में धर्म, मिथकों और नौकरशाही के एक खतरनाक गठजोड़ को बेनकाब किया। बिल्कुल। उन्होंने मिथकों को सिर्फ कहानियों के रूप में नहीं बल्कि राजनीतिक प्रोपेगेंडा के नजरिए से देखा और शिक्षा को मानसिक दास्ता की बेड़ियां तोड़ने का सबसे बड़ा हथियार बताया। इतिहास को देखने का ये नजरिया वाकई किसी को भी गहरे चिंतन में डाल सकता है। हाँ। ये हमें सिखाता है कि जो कुछ भी हमें पवित्र या शाश्वत कहकर परोसा गया है उस पर भी सवाल करने की जरूरत है। अज्ञान ही सबसे बड़ी गुलामी है। एकदम सही बात है। आज की ये चर्चा निश्चित तौर पर इतिहास को एक अलग चश्मे से देखने का मौका देती है। अब इस डीप डाइव को समाप्त करते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए। देखिए, अगर सदियों पहले कहानियों, मिथकों और तथाकथित पवित्र आख्यानों का इस्तेमाल एक पूरी आबादी के दिमाग को नियंत्रित करने के लिए इतनी आसानी से किया जा सकता था, हाँ, तो आज के इस आधुनिक, डिजिटल और सूचनाओं से भरे दौर में ऐसा कौन सा मीडिया, नैरेटिव या तथाकथित सच है जिसे हम बिना सवाल किए सच मान रहे हैं? सोचने वाली बात है। बिल्कुल। आज हमारे चारों तरफ ऐसी कौन सी मानसिक दास्ता पनप रही है जिसे हम पहचान ही नहीं पा रहे हैं? ये ऐसा विचार है जो इतिहास से निकलकर सीधे हमारे आज से टकराता है। इस पर जरूर विचार कीजिएगा। हमारी आज की इस चर्चा में बस इतना ही।